नमस्कार। मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं आदरणीय विष्णु जी को नमन करते हुए आप सबके सामने आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने पिछले 3 दिन में जो ज़बरदस्त अपार समर्थन दिया है और विष्णु जी को न्याय दिलाने में जो आपकी भूमिका रही है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आपसे सबसे पहले ये बताऊंगा कि वास्तव में विष्णु जी कैसी पर्सनैलिटी थे। मुझे लगता है कि अगर मैं ये बताऊंगा तो मेरे पास मैं अपने आप में इतना छोटा व्यक्ति हूं कि मैं उनके बारे में बताने लायक व्यक्ति नहीं हूं। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, यानी उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनके बारे में बता सकूं आपको। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं उनके बारे में आपको बता सकूं। अगर आपका कभी काम पड़ा है उस आदमी से, आप कभी मिले हों या आपने कभी कोई बात की हो उनसे, तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि मेरी क्षमता नहीं है कि उस आदमी के बारे में मैं बखान कर सकूं, क्योंकि वो इतना बड़ा कैरेक्टर था कि आप और हम बहुत थोड़ा उनके बारे में जान सकते हैं। विष्णु जी जब नौकरी में आए तब से लेकर के उन्होंने जिस जिंदादिली से नौकरी करी है, जिस संवेदनशीलता के साथ नौकरी करी है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि उस आदमी ने सब कुछ छोड़ा लेकिन अपना स्वाभिमान और अपना जमीर नहीं छोड़ा। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि विष्णु जी सच में विष्णु का अवतार थे। रियल सेंस में वो भगवान, मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि मैं तो भावावेश में या मेरे उनसे निकटता कारण से या मैं उनके प्रति सम्मान का जो मेरे मन में भाव है उस कारण कह रहा हूं, लेकिन सच में वो जहां जहां पदस्थापित रहे हैं वहां कोई एक परिचित भी अगर आपका है, कोई एक परिचित, केवल आप उसको फोन करके पूछिए, सभी लोग आपको यही कहेंगे जो मैं आपको कह रहा हूं। विष्णु यानी भगवान, जहां जहां वो पदस्थापित रहे उनको भगवान कहा जाता था। बहुत परेशान होते थे वहां के नेता और वहां के बड़े अफसर। दोनों के अलग अलग कारण हैं। नेताओं को जो गलत काम उनसे कराने पड़ते थे वो काम विष्णु जी नहीं करते थे। इस कारण से नेताजी सदैव उनके पदस्थापन के दौरान नाराज रहते थे। मुझे याद नहीं है कभी विष्णु जी किसी नेता से बिना काम, अपने एरिया के एमएलए, एमपी या मंत्री से बिना काम कभी मिलने गए हों। और अगर मुझे कोई पुलिस अधिकारी देख रहे हैं तो उनको यह बात पता है कि किसी भी अपने बड़े अफसर के पास बिना काम शायद ही कभी वो गए हों उनको खुश करने के लिए अथवा उनकी हाजिरी भरने के लिए। ऐसा कभी शायद ही कोई पुलिसकर्मी ऐसा कह सकता है, साहब मेरे पास आते थे। और कोई भी गरीब आदमी, कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति, सामान्य से सामान्य आदमी उनके पास जा सकता था, अपनी पीड़ा बता सकता था और न्याय की जो उसकी आस थी वो पूरी होती थी। मेरे पास अनेक अनेक उदाहरण हैं, लेकिन मैं
शुरुआत जो है अद्वितीय उदाहरण से करता हूं। अद्वितीय उदाहरण, मैं दावे से कहता हूं, मैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूं, कानून जानने वाला व्यक्ति हूं। ऐसा उदाहरण राजस्थान में कोई नहीं होगा। आप अपने जिलों में जो लोग देख रहे हैं कंपैरिजन कर लीजिएगा उनका। ऐसा अद्वितीय उदाहरण कोई दूसरा था नहीं, शायद होगा नहीं। एक ऐसा पुलिस थाना जहां पर कोर्ट ने यह कहा कि आधे घंटे के अंदर अंदर आईजी, एडिशनल एसपी और ये अधिकारी तुरंत डूंगरगढ़ बीकानेर में एक जगह है, बोले इसको छोड़ दे। पता है क्यों कहा? क्योंकि उन आईजी, एडिशनल एसपी, एसपी और अनगिनत पुलिस अफसरों से वो डूंगरगढ़ संभल नहीं रहा था कई महीनों तक। आपने अखबार में पढ़ा होगा, दंगे हुए थे वहां पे, और वो दंगों वाला डूंगरगढ़ इन बड़े बड़े पुलिस अफसरों से संभला नहीं था। अगर डूंगरगढ़ के कुछ लोग मेरे को देख रहे होंगे तो वो मेरे बात से सहमत होंगे, शायद हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि वो सच बात है। क्या सच बात है? कि वो डूंगरगढ़ जहां पर दंगे हुए थे, जहां सरकार से नहीं संभला, जहां पर आईपीएस अफसरों से नहीं संभला, वहां विष्णु जी ने इतिहास रच दिया। कोई भी पक्षकार उनसे नाराज नहीं, कोई भी जाति उनसे नाराज नहीं, कोई भी धर्म उनसे नाराज नहीं, और सभी के सभी लोग उनको देवता मानने लगे। उदाहरण दूसरा है, अद्वितीय उदाहरण, वो भी बताऊंगा आपको मैं अभी। आपने सुना होगा ना कि ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई पुलिस थाना जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं होने पर वकील के थ्रू कोर्ट में इस्तगासा पेश करना पड़ता है। इस्तगासे पर जज साहब ऑर्डर करते हैं कि एफआईआर दर्ज करो, तो दर्ज होते हैं। ऐसे कई पुलिस थाने आपने सुने होंगे। थोड़ा आंकड़ा, थोड़ा बहुत मुझे याद करने में भूल हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो आंकड़ा मेरे पास रिकॉर्डेड जो है वो मैं आपको आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जब उनका पदस्थापन हुआ, संभवतः 2014 या 15 की बात रही होगी, उस दौरान 112 के आसपास, या अगर मैं थोड़ा बोल रहा हूं इसके आसपास, पुलिस थाने में इस्तगासों से मुकदमे दर्ज हुए। अगले साल 46, उससे अगले साल 12, और उससे अगले साल 0। यह अद्वितीय उदाहरण है। इस राजस्थान में एक भी पुलिस थाना ऐसा नहीं बता सकते आप जिसमें कोर्ट से इस्तगासों के माध्यम से एफआईआर दर्ज नहीं हो। वो विष्णु जी थे, वो विष्णु जी थे। मैंने पूछा ऐसा कैसे कर पाते हो आप? उन्होंने कहा जो व्यक्ति मेरे थाने में आया है, जो व्यक्ति इस पुलिस थाने में मदद के लिए आया है, न्याय के लिए आया है और एफआईआर दर्ज कराने के लिए आया है, यदि वो कहता है कि मेरे को तो एफआईआर दर्ज करानी है, तो उसकी एफआईआर दर्ज ही होगी। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है उस गरीब आदमी को। जब कोर्ट जाता है तो उसका जितना पैसा खर्च होता है वकील के माध्यम से और अनेक माध्यमों से, वो खर्च नहीं होना चाहिए। उन विष्णु जी का अद्वितीय उदाहरण रख रहा हूं आपके सामने। कई लोग कहते हैं ना कि आपको इतनी पीड़ा कैसे है, इतनी चीजें कैसे कर पाते हो आप, ये सब चीजें कई बात आती है ना। आप खुद बताइए कि ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्तित्व के लिए किसके मन में पीड़ा नहीं होगी? मैंने धरती का पहला व्यक्ति देखा, धरती का, दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। मैं किसी शहर जिले की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं। धरती का पहला आदमी देखा है जिसके लिए हर जाति, धर्म, इंसान अथवा कोई महिला, बच्चा रो रहे हैं। अनगिनत फोन अटेंड किए मैंने, रोते वो के, किसके लिए? विष्णु के लिए।
कोहिनूर हीरा सच में खो दिया हमने, सच में खो दिया। वो नेम प्लेट पर केवल विष्णु या कई बार विष्णु दत्त, बहुत सारे लोगों को उनका सरनेम भी पता, मुझे भी पता नहीं था कई साल तक, मैं बता रहा हूं आपको, मुझे पता नहीं था। कुछ घंटे पहले इमरान का फोन आया मेरे पास विदेश से, बात नहीं कर रहा है, रोए जा रहा है विदेश से। बोले मैं चूरू जिले का रहने वाला हूं और विष्णु जी को न्याय मिलना चाहिए। रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। वो इमरान विष्णु जी का रिश्तेदार नहीं था। राजगढ़ में मैं जूम पर बात कर रहा था, इसके अलावा भी बहुत सारे व्हाट्सएप कॉल मैंने अटेंड किए, कॉल्स अटेंड किए, रोए जा रहे, रोए। संगरिया, सांडवा, सुजानगढ़, जहां रहे एक छाप छोड़ी। क्यों नहीं रोएंगे? इन्होंने ऐसा पुलिस वाला कभी देखा ही नहीं, इसलिए रो रहे ये लोग। मैं फिर कह रहा हूं, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं कह रहा हूं, उल्टा मेरी कैपेसिटी नहीं है उनकी पर्सनैलिटी को बताने की। मेरे दाने जितनी कैपेसिटी नहीं उस आदमी को के बारे में बताने की, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ चीजें आपसे शेयर करने की। जहां पदस्थापन रहा, कोई नेता, कोई पुलिस का अफसर, कोई व्यक्ति, उनका मित्र, उनका परिवारजन, कोई बता दे कि मैंने विष्णु दत्त को प्रभावित करके और यह गलत काम करा लिया, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कह दे कि विष्णु दत्त से मैंने गलत काम करा लिया। सोचिए, खोया कि नहीं खोया? क्या खोया है इसकी कल्पना नहीं है। कितना नुकसान हुआ है हमारे देश को, गिनती नहीं की जा सकती। दर्द भरा हुआ है, लोगों में दर्द भरा हुआ है। जो जानता है, जिसने बात की है, जो नहीं जानता है, उस आदमी के बारे में सुन सुन करके बताइए क्या खो दिया हमने। मैं बताता हूं, एक आदमी को मादक पदार्थ में पकड़ लिया और विष्णु जी ने बंद कर दिया। मीडिया ने कैमरा लगा लगा करके वाहवाही करी, पुलिस की जय जयकार करी, आईपीएस अफसरों ने और अन्य अफसरों ने जय जयकार का आनंद लिया। जेल जाने की तैयारी हो गई। विष्णु जी ने बातचीत करी, लगा नहीं निर्दोष है, बताया अफसरों को कि निर्दोष है। अफसरों ने कहा बदनामी हो जाएगी, जो हो गया जाने दो। नहीं जाने दिया, लड़े, अफसरों से लड़े, लड़ करके उस आदमी को, निर्दोष व्यक्ति को फ्री किया, मुकदमे से गिरफ्तारी हटाई, रिहाई दिलाई। जो दोषी था उसको पकड़कर लाए और बंद किया। मेरी बात हुई कई बार उन दिनों में, उन्होंने कहा कचोटती है मुझे ये बात।
अगर मैं उस आदमी को बंद कर देता तो शायद मैं इस धरती पर जीने लायक नहीं बचता। ला सकते हो? क्या? मुझे 2 मिनट का अवसर दीजिए, मैं आता हूं प्लीज। क्या राजस्थान पुलिस ला सकती है ऐसा? मैं दावे से कहता हूं नहीं ला सकती, है ही नहीं इनके पास। ये संवेदनहीन लोग हैं। आप मान लेंगे संवेदनहीन कैसे हैं, बताता हूं आपको। क्या चूरू के बड़े अफसरों ने, बीकानेर रेंज के बड़े अफसरों ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया ना? नहीं देंगे वो लोग, नहीं देंगे वो लोग, इस्तीफा नहीं देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ा उनके, किसी के भी फर्क नहीं पड़ा। मैं जानता हूं, मैंने कहा एसपी को और आईजी को, दोनों को, मैंने कहा दूसरों को बताना, मुझे मत बताना, मुझे पता है तुम लोगों ने क्या किया। मेरे साथ उस कमरे में एसपी के पास और लोग भी बैठे थे, मैं उनको भी कभी सामने ले आऊंगा। मैंने कहा था कि मैं जानता हूं आप लोगों ने क्या किया। आप नैतिक रूप से नौकरी छोड़कर जाते, नहीं गए वो लोग। संवेदनहीन लोग हैं। और कोहिनूर हीरा हमसे छीन लिया, आपसे हमसे छीन लिया। ऐसी अवस्था में आप कल्पना करिए, उनसे संवेदनशीलता की बात करेंगे आप? नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं है। मैं कह रहा हूं नौकरी छोड़ना तो दूर की बात है, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि हमको हटाइए यहां से, हमारा मन कचोटता है, ऐसा नहीं कहा। हजारों लोगों की भीड़ पुलिस थाना राजगढ़ के बाहर खड़ी थी कोरोना के बीच में। बोले कोई बात नहीं, तुम लोग बंद कर दीजिए हमको, कोरोना हो जाए मर जाए कोई बात नहीं, हमारा देवता चला गया, देवता। ये बोला, ये नारे लगे वहां पर कि देवता चला गया हमारा। समस्या क्या हुई बताता हूं आपको। वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे, यह आप और हम सब जानते हैं इस बात को। उस आदमी के मन में, मुझे एक घटना राजगढ़ की याद आती है कि जब पुलिस अधीक्षक ने उसको कहा कि आप एमएलए को मौका मत दीजिए कि वो एक कोई इशू बना सके। ये क्या जवाब हुआ भाई? ये क्या बात हुई? मतलब आपकी खादी जो कहे वो खाकी करे, ये निर्देश दिए विष्णुदत्त को। क्या एक स्वाभिमानी व्यक्ति, और स्वाभिमानी भी छोड़ दीजिए, क्या विष्णु इस बात को मान लेगा? और सुनिए, विष्णुदत्त को अफसरों ने यह कहा कि तुम थाने से बाहर मत निकलो। बताइए, क्या वो स्वाभिमानी विष्णुदत्त मान लेता इस बात को? पता है क्यों? बार बार तोड़ा गया उसको, बार बार तोड़ा गया। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। आज सुबह भी मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। जो लोग आलोचना कर रहे हैं ना किसी भी रूप में, किसी की भी, उनसे ज्यादा किस्मत खराब किसी की नहीं है। उन आलोचना करने वालों को पता नहीं है कि उन्होंने क्या खो दिया। पता होता तो वो आलोचना नहीं करते, किसी भी हालत में नहीं करते। विष्णुदत्त, जिसको कोई भी पुलिसकर्मी जानता है या आप लोगों में से कोई भी जानता है, मिला है, बात करी है, मैं एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं,
कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री उसको डरा नहीं सकता, कोई नहीं डरा सकता। लेकिन वो पुलिस का अनुशासित सिपाही था, बस यही गड़बड़ हो गई। आज मैं किसी पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था, मैंने कहा छुट्टी ले लेते, और अगर परेशानी थी तो बिना अनुमति चले जाते। तो उन्होंने कहा, पुलिस अधिकारी ने पूरे जीवन में ऐसी अनुशासनहीनता नहीं करी उस आदमी ने, कैसे चला जाता। इस बेल्ट ने उसको बांध रखा था, उस मर्यादा ने उसको बांध रखा था। वो मर्यादा विष्णु को बार बार कचोट रही थी। कोई कुछ भी आलोचना करे, कोई कुछ भी बकवास करे उस आदमी के बारे में, मानिएगा नहीं। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं उस बात को। राजगढ़ के लोग कह रहे हैं हमने ऐसा पुलिस वाला जीवन में देखा नहीं। पूछो आप राजगढ़ के लोगों से। राजस्थान का सबसे खराब पुलिस थाना माना जाता है, अपराध और अन्य कई कारणों से। आप राजगढ़ के लोगों से एक बार पूछ के देखो। कहा, मुझे, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिनको कहा हमने ऐसा पुलिस वाला जीवन में नहीं देखा। क्या खोया? क्या है मेरी कैपेसिटी उस आदमी के बारे में बताने की? है कल्पना आपके पास कोई वैसे पुलिस वाले की? ना हुआ, ना है, ना होगा कभी जीवन में विष्णुदत्त जैसा। उसके बैचमेट से पूछ के देखिए, उनके साथ काम करने वालों से पूछ के देखिए, कितना मरता था वो एक सिपाही के लिए। फोन आया एक बार मेरे पास कि बड़े अफसरों के पास हाजिरी नहीं लगाने से बड़े अफसर अपने मन में ईगो पालते हैं, अहंकार, कि ऐसा क्या विष्णुदत्त हो गया 3 तारों वाला आदमी या 2 तारों वाला व्यक्ति जो मिलने नहीं आता है। क्या किया बताता हूं आपको मैं। विष्णुदत्त के पुलिस थाने में जो डंके लोग थे उनको चार्जशीट, नोटिस पर नोटिस। उस जिले में, उस रेंज में जो भ्रष्ट से भ्रष्ट आईपीएस इंस्पेक्टर थे, भ्रष्ट से भ्रष्ट कांस्टेबल थे, उनको नोटिस नहीं। विष्णुदत्त के थाने में नोटिस पर नोटिस और चार्जशीट। कहा, विष्णु जी ने मुझे कहा, और कहा कि इनकी ये 2 सिपाही आ रहे हैं, इनकी बात सुन लो एक बार, और बात सुनने के बाद आपको लगे कि ये निर्दोष हैं तो इनकी बात को डीजीपी तक पहुंचा दीजिएगा। देख रहे होंगे पुलिस वाले, वो पुलिस वाले भी देख रहे होंगे जिनके बारे में विष्णु जी ने ये कहा। राजगढ़ में भी 3 पुलिसकर्मियों को विष्णुदत्त जी के हाथ जोड़ने के बावजूद, मिन्नतें करने के बावजूद ऐसा लगा जैसे उनके ट्रांसफर पर या राजगढ़ थाने से हटाने में कौन सिग्नेचर कर रहा है? वहां की एमएलए कृष्णा पूनिया सिग्नेचर कर रही है, ऐसा लग रहा था। विष्णु जी हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि साहब ये मेरे थाने के बहुत अच्छे लोग हैं, इनके जाने से मेरा नुकसान होगा, थाने का नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा। इतनी मिन्नतें करी उन्होंने, लेकिन नहीं फर्क पड़ा किसी को भी, क्योंकि खादी और खाकी के बड़े अफसरों का गठबंधन था। और अगर कोई मुझे देख रहा है ना, खादी वाला और खाकी के बड़े अफसर, अरे तुम अपने बच्चों को मुंह क्या दिखाओगे? ये सवाल है मेरा। क्या खो दिया तुमने? कल्पना है? तुमको लगता है पुलिस ने खोया? नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पुलिस के जो छोटे कर्मचारी है ना, उन्होंने खो दिया। कम से कम उदाहरण रखने के लिए तो था तुम्हारे पास कि हमारे पास विष्णु जैसा कोई व्यक्ति है। अब नहीं है। अब तुम उदाहरण भी नहीं रख सकते उसका, उदाहरण भी लोगों को बताने के लिए भी उदाहरण नहीं होगा आपके पास। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, मैंने सुबह सवालों के जवाब दिए। उनको सवाल करना था, मैं सवाल का जवाब सामान्यतः नहीं देता हूं, लेकिन विष्णु जी के मामले में मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसी बात बच नहीं जाए जिससे उनकी इमेज पर डेंट आ जाए। इमेज खत्म नहीं, डेंट नहीं आना चाहिए, यह सोच करके मैंने सुबह सबके जवाब दिए। लोगों ने कहा कि विष्णु जी ने आपको चैट करी। हां,
मैं वो बदनसीब हूं जिसको उन्होंने चैट करके इशारे में समझाया, डायरेक्ट नहीं समझाया कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। मेरे एकदम से होश उड़ गए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। और जब मुझे समझाया तो मैंने उनको कहा कि आपको जयपुर का हर ईमानदार अफसर लेना चाहता है, आप ऐसा मत करिए, राजस्थान का नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, अब मैंने सोच लिया है। गंदी राजनीति के भंवर में फंसाया जा रहा है। मैंने कहा कि सर मैं आ जाता हूं वहां पर। शायद बहुत कुछ कहना चाहते होंगे, कह नहीं पाए। मैं अगर उनकी बात को समझ जाता, आप स्वयं जानते हैं मैं कुछ भी कर जाता हूं अपने लोगों के लिए, सबको पता है ये बात, कुछ भी कर जाता हूं, कुछ भी। और विष्णु जी, उनके लिए तो मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। मैं फिर बोलता हूं, मैं एक मेरा मोबाइल है, उसमें आपको चैट दिखाता हूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो नकली है चैट। अरे शर्म नहीं आती, तुमने कोहिनूर खो दिया, तुम्हारा नुकसान हुआ है, किसी और का नहीं। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो विष्णु जी का फोटो है और ये साथ में नंबर है। इसमें बहुत सारी, लास्ट की बात तो ये है, लेकिन उससे पहले जो है बहुत सारी हमारी बातें जनरली होती रहती थी। और इस होने में ये वो अंतिम दिन था जिसमें उन्होंने लिखा। मैं ये कह रहा हूं, अरे नहीं सर, राजस्थान का भारी नुकसान हो जाएगा। आपसे बहुत लोगों की आस जुड़ी हुई है। मैं रिश्तेदार नहीं हूं विष्णुदत्त जी का, और उनकी आत्मा जानती है कि मैंने कोई भी काम उनको नहीं कहा कि आज तक कि विष्णु जी आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कभी नहीं कहा आज तक। हाँ, उन्होंने जो कहा वो मैंने किया, ये बात सत्य है। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। कोहिनूर खोया, इसका दर्द बस केवल। उन्होंने कहा नहीं सर, उन्होंने कहा नहीं सर, सोच लिया है, बहुत गंदी राजनीति है। और लास्ट में अफसरों की भूमिका संदिग्ध बताई। मुझे लगा कि नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं इनसे बात करूंगा, वो वहां मर्डर हो गया, बिजी हो गए, बहुत सारी चीजें थी, तो मेरा फोन भी नहीं लगा, बहुत सारी चीजें मैंने वापस भी ट्राई किया, मुझे लगा मर्डर हो गया तो वापस कर लेंगे, लेकिन फोन वापस आया नहीं। मैंने मेरे साथी परमेश्वर पिलानिया को कहा कि हमको तुरंत राजगढ़ निकलना पड़ सकता है, तैयारी कर लो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे से चूक हुई, मैंने इसको हल्के में ले लिया। मुझे तुरंत रवाना होना चाहिए था, तुरंत। मैंने उनको कहा मैं मिलने आता हूं सर आपसे, आप चिंता नहीं करें, आपका छोटा भाई सक्षम हालात में, ये कहा मैंने। क्या कहता मैं उस समय, मेरे पास लास्ट जो है बस इतना ही था। अब सवाल आता है, इसके पहले बहुत सारी बातें हैं जो मैं एक एक करके आपसे शेयर करता हूं। वो घड़ी ऐसी थी कि विष्णु जी मुझे शायद बहुत समझाना चाहते होंगे शायद, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उनके मन में, और वो आधा समझा कर रह गए। उनको लगा होगा शायद, कितना भरोसा किया होगा। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आपके जीवन को खतरा है। अरे भाई, खतरा होगा, उस आदमी ने मेरे पर कितना भरोसा किया। परिवार को नहीं, पुलिस को नहीं, जनता को नहीं, दोस्तों को नहीं, मुझे कहा कि मेरे ये हालात हो रहे, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। थोड़ी सी सावधानी अगर मैं बरतता तो आज ये कोहिनूर हीरा, मेरी गलती है, किसी की गलती नहीं। मैं दोबारा बोलता हूं, मेरी ही गलती है। और अगर मैं वहां होता तो वो खुद जानते हैं इस बात को कि मैं सक्षम हूं, ठीक हालात में मैं जानता हूं। मैंने सब आईपीएस अफसर जो है ना, बदमाश गुंडे, इनके मुंह में हाथ फेर के देख रखा, दांत नहीं है इनके, गुदगुदी कर सकते हैं। बस विष्णु जी को इतना समझाना था। अगर इतनी सी बात वो समझ जाते तो पॉलिटिशियन से वो घबराते नहीं। अनुशासन की बात करिए, मर्यादा की बात करिए, बेल्ट की बात करिए,
विष्णु जी से राजगढ़, संगरिया, डूंगरगढ़, सुजानगढ़ और वो जहां जा रहे हैं, बीकानेर, कोतवाली वगैरह जहां जा रहे हैं, वहां जिन जिन से बात हुई है वो लगभग सारे लोग मेरे संपर्क में आए, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी, व्हाट्सएप चैट भेजी, एसएमएस भेजे मुझे। रो रहे हैं सब लोग रो रहे हैं। कैसे पर्सनालिटी रही होंगे वो? आप पूछ के देखिए, उनके किसी परिवारजन से पूछ लो, आप उनके किसी रिश्तेदार से पूछ लो, क्या वो रिश्तेदार या परिवारजन उनसे गलत काम कराया कभी? क्या करा सकते हैं क्या? वो कहेंगे नहीं करा सकते, कोई भी उनका प्रिय व्यक्ति नहीं करा सकता। और सुनिए, जहां उनका पदस्थापन होता था वहां शुरुआत के कुछ दिनों में धीरे धीरे सारे गुंडे, सारे बदमाश, सारे शराब माफिया, जुआरी, सटोरिये भाग जाते थे, छोड़ देते थे एरिया कि नहीं रहना हमको यहां पे। सबने देखा है, जितने लोगों से उसका संपर्क हुआ है सबने ये बात देखी, सब जानते हैं इस बात को। मैं जानता हूं ऐसे और पुलिस वाले भी हैं राजस्थान में, ऐसे और पुलिस वाले जानता हूं जिन्होंने 1 रुपए का जुआ सट्टा नहीं चलने दिया अपने एरिया में। लेकिन विष्णुदत्त उन सब में निराला था, निराला, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय काम करके दिखाए उन्होंने। संगरिया में जय जयकार होने लगी, संगरिया के लोग देवता मानने लगे। हनुमानगढ़ में काम किया, वहां भी ऐसा दृश्य पैदा किया। तब उसको क्या लाए? आईजी बीकानेर ने कहा कि राजस्थान का सबसे बिगड़ा हुआ थाना कौन सा है? बोले राजगढ़, वहां लगाओ। किसको लगाओगे? बोले सबसे योग्य व्यक्ति लगाओ। विष्णुदत्त को लगाया। विष्णु जी का एक मेरे पास एसएमएस है जिसमें कहते हैं लगाया जरूर। अरे तुम्हारे को सपोर्ट नहीं करना था तो फिर मुझे लाए क्यों ट्रांसफर कराकर यहां? तुमको इन नेताओं के कार्यकर्ताओं के, इन गुंडों के साथ ही रहना था, इनकी गोदी में बैठना था, तो मुझे क्यों लाए? ये है मेरे पास उनका लिखा हुआ। और बताऊं आपको एविडेंस, कुछ चीजें बता देता हूं आपको। आप में से बहुत सारे लोग मिले होंगे उनसे। क्या जब उनको 20 बात बोलनी होती थी ना, तब वो हाँ एक शब्द बोलते थे। राजगढ़ में एक जूतों की दुकान लॉकडाउन में खुली थी। गश्त के दौरान जब उन्होंने दुकान देखी, उन्होंने संभवतः किसी सिपाही को कहा होगा भाई दुकान बंद करने के लिए कहिए, क्योंकि वो खुद कम बोलते थे, काम पर विश्वास करते थे, और कोई गरीब कमजोर मिल जाए ना तो उसके पास नीचे भी बैठ जाते थे। उस जूते की दुकान को बंद करने के लिए जो काम किया गया, उसके लिए सादुलपुर एमएलए ने एसपी को यह कहा, सुन लीजिए क्या कहा। कहा कि विष्णुदत्त एक गरीब आदमी की दुकान पर गया और उसको कहा कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं खुलने दूंगा, तुम्हारी वजह से, तुम जमातियों की वजह से कोरोना हुआ है, बाकी कोई दुकान खोले तुम्हारे को दुकान नहीं खोलने दूंगा। यह बात कही एसपी को। और अगर वो एसपी जिसका थोड़ा सा भी जमीर है चूरू की, उसको ओपन आकर बताना चाहिए। आज उसने मीडिया के साथ बात की, क्यों नहीं बताया ये बात की? उसने वापस विष्णु जी को क्या बोला? आप बताइए, क्या विष्णु जी ऐसा बोल सकते हैं? कोई भी बता दे आप मुझे कि ऐसा विष्णु जी बोल सकते हैं क्या? वो लाइन नहीं बोलते, लाइन पूरी, हां ना बस इतना करके बोलने वाले व्यक्ति क्या ऐसा बोलेंगे? पूछो डूंगरगढ़ में जहां दंगे हो रहे थे, वहां के मुसलमान जो उस आदमी की जितनी कदर करते थे, क्या राजस्थान में पुलिस वाला है? मैं इस वीडियो के माध्यम से डीजीपी श्री भूपेंद्र यादव से पूछता हूं, कहते हैं टॉप 10 में श्रीमान आपने आंकलन गलत किया। वो लाओ 9 लोग जिन्होंने उनको टॉप 10 तक पहुंचाया, नहीं है आपके पास। झूठ बोले आप, सार्वजनिक रूप से झूठ बोले अखबार में।
एक ही था विष्णु, एक ही। टॉप 10 नहीं, टॉप 5 नहीं, टॉप 1 ओनली। बताओ उनके बैचमेट वालों, देख रहे हो आप लोग, मुझे बताओ सिपाहियों, 1 लाख सिपाही आप लोग राजस्थान में हो, है टॉप 10 में आपके पास कोई? आप भी काम कर रहे हो थानों में, है आपके पास ऐसा इंस्पेक्टर? नहीं है, नहीं है। डीजीपी ने झूठ बोला, थोड़ा सा उसको कम आका, ताकि शायद मुख्यमंत्री राजी हो जाए। ये आईपीएस अफसर है ना, इनके पूरा जीवन राजी करने में निकलता है। कौन कैसे राजी होगा, इसलिए निकलता है। बताओ, आप पूछना कि टॉप 9 कौन थे जिन्होंने विष्णु जी को 10 पर पहुंचाया, वो टॉप 9 का लिस्ट बताओ हमको, जनता पूछेगी उनसे। पूछना चाहिए क्या या नहीं पूछना चाहिए, आप बता दो। डीजीपी ने बोला ना टॉप 10, टॉप 9 तो बताओ, कौन है टॉप 9? कल लिस्ट जारी करे मुख्यमंत्री कि ये टॉप 9 थे, ये टॉप 10 में से आता है विष्णुदत्त का नाम, बताओ वो 9 लोग कौन है? और पुलिस के सिपाही देख रहे हैं तो बताइए, ऐसे सिपाहियों से मैं पूछता हूं कि आपने कभी थाने में देखा है ऐसा? होंगे उनसे, उनके समकक्ष हो सकते, कम हो सकते हैं, विष्णुदत्त से सुपर टॉप नहीं हो सकता। इसके बाद भी मैं चुप हो जाऊं? बताओ, क्या चैट को उजागर नहीं करूं? क्या मैं ये नहीं बताऊं आपको कि उनको पिछले 2 महीने में तिल तिल कर मारा गया? आत्महत्या नहीं थी वो। आप उनके रोज नाम से सार्वजनिक करिए, सरकार को कहिए सार्वजनिक करिए, जनता को पढ़ाइए कि कैसे तिल तिल कर मारा गया। 2 दिन तक बोले थाने से बाहर नहीं निकलोगे आप, थाने में रहिए। विष्णुदत्त थाने में बंद रहेगा, गश्त नहीं करेगा, जनता का भला नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा, सुनवाई नहीं करेगा जनता में भेजा करके? ऐसा है विष्णुदत्त? हुआ, उसके साथ वहां हुआ। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे कि लोगों का काम बात करना है। आज नेगेटिव बात करो ना, सब सुन लेते हैं, और किसी को वो अच्छा है उस पर 100 सवाल करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। दुर्भाग्य से जिस दिन ये घटना घटी रात को, और सुबह घर परिवारजन पहुंचे, उनके ब्रदर इन लॉ है, उनके साडू जी है, उनके मौसा जी है, भाई हैं, वो सब लोग थाने में बेसुध हालात में खड़े थे, और पुलिस के कई सारे लोग वहां रो रहे थे। रो भी चुपके से रहे थे क्योंकि उनको बेल्ट रोक रहा था। रोना भी जोर से नहीं है, धीरे से रोना है, पता नहीं चलना चाहिए कि कोई रो रहा है। आईजी साहब आए हुए हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए। एसपी साहब आए हुए हैं, एडीजी राजीव शर्मा जी आए हुए हैं, रोना नहीं है भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए, चुपके से रो। बिल्कुल देखा है कई लोगों ने, वो उस बंधन जो था, उस बंधन में बंद कर रो रहे थे। और जिस कमरे में उनके साथ ये घटना घटी, वो दृश्य तो इतना हृदय विदारक था। चेहरे की चमक फिर भी नहीं गई थी उनकी, हालांकि इन लोगों ने 10 घंटे तक उनको वैसे ही लटका के रखा। मैंने देखा है, मेरे साथियों ने देखा है, पूछिए क्या चेहरे पर चमक नहीं थी उनके? उस समय भी चेहरे पर चमक थी, लेकिन उन्होंने जमीर छोड़ने की बजाय जीवन छोड़ना तय कर लिया। बस यहीं आकर के गड़बड़ हो गई, बस यहीं आकर गड़बड़ हो गई। डीजीपी साहब गए क्या वहां पर? नहीं गए, नहीं गए। यहां उनको जरूरी काम थे बहुत सारे, इसलिए नहीं गए। वो उनको लगता नहीं है, उनको लगता आज इसका बलिदान कल उसका बलिदान, ऐसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर आते रहेंगे और हम इसी प्रकार से। पुलिस के लोगों से एक बात मैं पूछता हूं, अब वो जानते हैं, आप भी जानते होंगे, क्या है? जैसे पुलिस की चद्दर फटी हुई है, छेद हो गया, क्या करेंगे? उस पर एक छोटा सा लेकर कपड़ा और उस पर कारी लगा देंगे। ठीक नहीं करेंगे, नई चादर नहीं लाएंगे,
पूरे में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बिठाई जिससे वो ठीक हो, वहां चिपका दिया, फिर दूसरी जगह फट गई, दूसरी जगह चिपका दिया, तीसरी जगह चिपका दिया। चादर पुलिस की पूरी फट चुकी है, पूरी फट चुकी है। इतने छेद हो गए, इतनी कारी लगी हुई उस पर कि पूरी चादर फट गई इनकी। किसको रोए ये लोग? है इनके पास रोने के लिए कोई? इनके खून की नसों में गुलामी का इंजेक्शन ऐसा जबरदस्त डाला है। क्या डाला बताता हूं आपको। कहते भाई यूनियन मत बनाओ, एसोसिएशन मत बनाओ, कानून में मना है। बेल्टधारी सर्विस को यूनियन बनाने का, संगठित होने का, एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन आईपीएस एसोसिएशन ये बनेगी भाई, आरपीएस एसोसिएशन बनेगी भाई। कौन से, अरे तुम इतना घटिया दिमाग लाते कहां से हो भाई? आप बताओ कहां से लाते हैं ये लोग? मेरा ये सवाल है। ये बहुत, आपको लगता है ना सिपाही बहुत आनंद में है, नहीं, बदतर जिंदगी जो रहा है, बदतर जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। कैसी बदतर? अफसरों के और नेताओं के घरों पर पोछे लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं उनके। यह है पुलिस की जिंदगी। अब सवाल आता है कि विष्णु जी, जिनके स्वाभिमान को 2 महीने में हजारों बार तोड़ा गया, सैकड़ों बार तो सहन भी कर लेता वो आदमी, बहुत बहुत मजबूत व्यक्ति था। देखो आप उनका सुसाइड नोट पढ़ो। सुसाइड नोट में भी जाते जाते उसने अपनी वर्दी की शान, अपनी वर्दी की मर्यादा, अपनी वर्दी का अनुशासन नहीं तोड़ा। बता देना चाहिए था ना, सुसाइड नोट में दर्द बताना चाहिए था ना, आज हमारे सामने होता ना क्या क्या दर्द था उनका। नहीं बताया। एसपी मैम लिखा, और उस सुसाइड नोट में भी उस लेडी को सम्मान दिया, जबकि वो जानता था कि यही एसपी मैम, जब मैं गिड़गिड़ा कर इनको कह रहा था साहब आप ये अन्याय मत करिए, ये गलत काम मत करिए, वो नहीं मानी थी। वही एसपी मैम, मरते मरते भी उसने अनुशासन और उस अपनी एसपी मैम के प्रति सम्मान का प्रदर्शन किया। ये विष्णु है, इसलिए मेरी क्षमता नहीं है उस पर्सनैलिटी के बारे में बताने की, इसलिए मेरी क्षमता नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, लाओगे कहां से भाई? मरता हुआ आदमी कोई अनुशासन नहीं मानता है, लेकिन फिर भी उसने घुटन भरी जीवन को अपने अंदर समेट करके चला गया। हम क्या कहते हैं? हम यही तो कहते हैं, हम, आप, जनता, पुलिस, सिपाही, हम ये कहते हैं कि साहब हमें बताओ तो सही कि उसके अंदर क्या क्या दफन रह गया, क्या क्या उसके अंदर रह गया जो वो मुझे, अपने परिवारजनों को, पुलिस के मित्रों को, सिपाहियों को और जनता को बताना चाहता था, बता नहीं पाया। क्या आपको लगता है राजस्थान में ये निकाल पाओगे आप? नहीं निकाल पाओगे भाई, नहीं निकाल पाओगे। ये खादी है ना, खादी बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। आपने देखे ना, सोशल मीडिया पर देखेंगे बिना तनख्वाह के काम करने वाले लोग, कभी जाति के नाम पर, कभी दलों के नाम पर, कभी संगठनों के नाम पर तनख्वाह नहीं लेते हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर धमाधम करते हैं ना। क्यों करते हैं? ये बहुत खतरनाक लोग हैं, खादी वाले लोग। अपने हित कैसे सध सकते हैं, वो उनको तुरंत अलर्ट रहते हैं, सर्वाधिक उनको चिंता रहती है। अपना मुद्दा भाड़ में जाए, बाकी सब जरूरत नहीं है उनको विष्णुदत्त की, जरूरत नहीं है पुलिस के बड़े अफसरों को भी विष्णुदत्त की। और जरूरत होती ना तो कम से कम आईजी बीकानेर और एसपी बीकानेर अपने सरकार को, मुख्यमंत्री को लिखकर कहते कि साहब मुझे तो छुट्टी पर भेज दो, मेरा ट्रांसफर कर दो, मुझे कचोट रही है बात, मैं यहां नौकरी नहीं कर सकता, मैं गुनहगार हूं विष्णुदत्त का। किसने बोला यह बात? किसी ने नहीं बोला, मैंने बोला मैं गुनहगार हूं। मेरा गुनाह क्या है? मैंने देर कर दी, बस ये गुनाह है मेरा। गंभीरता नहीं पता थी मेरे को। क्यों नहीं पता थी?
मैं तो वकील हूं ना, कानून जानता हूं, विवेकशील व्यक्ति हूं, लोगों को सुनता हूं। मुझे उतनी बात से समझ जाना चाहिए था कि ये गंभीरता नौकरी छोड़ने वाली छोटी नहीं है, ये इतना शानदार आदमी नौकरी छोड़ रहा है तो इसका मतलब बात बहुत गंभीर है। मैंने कहा गुनहगार हूं, किसी एसपी ने नहीं कहा गुनहगार हूं। नींद नहीं आएगी, सुनिए मेरी बात को। दुनिया को दिखाने के लिए चाहे कुछ भी सो जाए वो लोग, नींद उनको भी नहीं आएगी। दिखेगा विष्णु दत्त उनको और पूछेगा सवाल, क्यों ली तुमने मेरी जान? कितने दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक मैं कहता रहा कि गलत काम हो रहा है साहब, रोकिए। एक बात बताता हूं आपको, ऐसी चोट किसी ईमानदार या स्वाभिमानी व्यक्ति को लग सकती है, हर एक को नहीं। जैसे आप कोई चोर को यह बोलो कि साहब ये चोर है, आज तक सुना किसी के फर्क पड़ा? किसी चोर को सुना कि उसके बहुत फर्क पड़ गया हो? नहीं पड़ा ना, क्योंकि चोर को चोर कहने में फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसके पड़ता है? जिस पर यह आरोप लग जाए कि 3.5 करोड़ रुपए विष्णुदत्त ने गबन कर लिए, जबकि 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। राजगढ़ के उन सब लोगों से मैं मिलकर आया हूं जिन्होंने कहा कि यह कलेक्शन हमने किया था और पुलिस थाने को ठीक करके जनता के हित में जो काम किए हमने कराए। विष्णु जी को तो यह भी पता नहीं कि क्या कलेक्शन किसने दिया और क्या काम हुआ। विष्णु जी का फोन तो 4 दिन पहले तब आया और उनसे पूछा, अरे भाई तुमने किस किस से क्या लिया है, मेरे पास लिस्ट भेजो। वो लिस्ट मौजूद है राजगढ़ वालों के पास, उसकी भी जांच होनी चाहिए ना। किसी स्वाभिमानी ईमानदार व्यक्ति को जब आप कहोगे चोर, चोट लगती है, चोट लगी उसके, चोट लगी और भारी चोट लगी, थोड़ी बहुत नहीं, भारी चोट लगी, रिकवर नहीं हो पाए। किसको कहते? एसपी को, आईजी को, जो अपनी फील्ड पोस्टिंग को बचाने के लिए, अपने भविष्य की पोस्टिंग को बचाने के लिए नेताओं की गोदी में बैठ गए थे। मैंने आज अखबार पढ़ा, अखबार में मुख्यमंत्री के यहां पर एक वो अफसर नचाता था इन बड़े अफसरों को, जैसे भाजपा सरकार में तन्मय कुमार नचाता था ना, मुख्यमंत्री वसुंधरा नहीं थी ना, तन्मय कुमार था ना, वैसे इन मुख्यमंत्री के यहां पर भी सरकार कोई चला नहीं रहा है, अपने आप चल रही है। जो अपने आप ऑटो मोड पर चल रहा है उसी को चला रहे हैं श्रीमान। ऐसे कुछ अफसर वही सरकार चला रहे हैं, कोई चला नहीं रहा है, अपने आप जो चल रहा है चल रहा है, जो जिसको लूट रहा है वो लूट रहा है। कितने अनगिनत मामले, इतने बढ़िया डीजीपी क्यों नहीं बदला कर पाए? क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिन जिन लोगों को लगा रखा है उनका काम पता क्या है? कोई सही काम कर रहा है ना उसको धमकाना। ऐसे ईमानदार लोग जहां जहां बैठे ना, पुलिस में, फील्ड में, एसओजी में और अदर जगह पर, उनको धमकाने का काम मुख्यमंत्री के ने एक आदमी को सौंप रखा है, वो आईपीएस अफसर है। तुम्हारा काम है भाई धमकाओ इनको सबको। ये सारी चीजें विष्णु जी को पता थी, सारी चीजें A to Z पता थी, लेकिन वो बेल्ट में, मर्यादा में बंधे बंधे अपना जितना, वो कहते थे कि यार मेरे हाथ से गलत नहीं होना चाहिए, बस मैंने ये तय कर रखा है, बाकी तो पुलिस जैसी है वैसी है। अब बताइए क्या मेरी कैपेसिटी है जो मैं उस पर्सनैलिटी के बारे में बोल सकूं? मेरी दाने जितनी कैपेसिटी नहीं है कि उस पर्सनैलिटी के का 1% भी आपको बता सकूं। और अनगिनत चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं। आप पूछिए अपने आसपास के लोगों से। और हम मांग क्या कर रहा हूं? मैं क्या मांग कर रहा हूं पता आपको? आप ये बताइए, मैं राजगढ़ समय पर पहुंच गया था, वहां पर सांसद महोदय बैठे थे, मिस्टर न्यांगली बैठे थे, बाद में राजेंद्र जी राठौड़ भी आ गए थे, आईजी साहब भी थे, एसपी साहब भी थे। रात भर वार्ता चली, परिवारजन बेसुध थे। एफआईआर किसने लिखी? क्या एफआईआर में वो सारे कंटेंट है जो साक्ष्य कहलाते हैं? क्या होने चाहिए थे? और
आप किसी को तो नामजद करते। अब सवाल आता है कि रात को किसने एफआईआर लिखी, पहले मर्ग दर्ज की, फिर एफआईआर लिख ली, रातों रात सारा खेल कर लिया, और क्या समझाया, किसने समझाया घर वालों को? मैं तो मौजूद था, मुझे तो बाद में पता चला सब एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर कॉपी नहीं किसी के पास। और न्यायिक जांच की बात करते हो ना, आज बहुत सारे नेताओं ने टीवी में बड़े 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 न्यायिक जांच की बात, सुन लीजिए, झुनझुना पकड़ाया आपको न्यायिक जांच का, मूर्ख बनाया नेताओं ने आपको। समझाऊं कैसे? समझो, एफआईआर दर्ज कर नहीं रहे थे पुलिस वाले, ये तो मजबूरी में मेरा स्क्रीनशॉट वगैरह जो है ओपन आ गए, इसलिए इतना शोर मचा, नहीं तो चुपचाप डेड बॉडी उतार के घर वालों को देने वाले थे, बोले अंतिम संस्कार करिए आओ। क्या झुंझुना पकड़ाया? एफआईआर दर्ज करने की बजाय चुपके से मर्ग दर्ज कर ली, संदिग्ध मौत, और मर्ग दर्ज करके, और इन नेताओं को क्या झुंझुना पकड़ाया पता आपको? पढ़िएगा, एफआईआर नहीं दर्ज नहीं हुई थी, मर्ग संख्या फला बटा 2020 की जांच की न्यायिक जांच कराने बाबत एक कलेक्टर साहब एसीएस होम को लिख रहे हैं। अरे अरे पुलिस के मित्रों, तुम रोजाना अनुसंधान करते हो, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो क्या साथ साथ में मर्ग की जांच भी पैरेलल चलेगी क्या? मर्ग किसका हिस्सा हो जाती है? एफआईआर के अनुसंधान का हिस्सा हो जाता है। कौन सी न्यायिक जांच? कोई न्यायिक जांच नहीं थी, मूर्ख बनाया नेताओं ने, पुलिस अफसरों ने आपको। आप बताओ, 174 सीआरपीसी के तहत दर्ज मर्ग, जिसकी न्यायिक जांच की बात सरकार कर रही थी, उस पर तो एफआईआर दर्ज होकर अनुसंधान शुरू हो गया। अनुसंधान कहां चलेगा? राजस्थान में चलेगा, आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री कहेंगे कि इसको मुलजिम बनाना है, उसको मुलजिम बनाया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जब मामला ठंडा पड़ जाएगा ना, साल 2 साल बाद, तब कहेंगे चुपके से इस मामले में एफआईआर पेश कर दो, कोई मुलजिम नहीं है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री इस सरकार में ही ये करके जाएंगे, अगली सरकार को नहीं छोड़े। कल को अगली सरकार मुलजिम बना दे तो, हालांकि संभावना उसकी भी कम है कि वो भी महान है, तो यह काम मुख्यमंत्री जी ने आपको लॉलीपॉप पकड़ाई, न्यायिक जांच की। अब तो समझ में आ गई न्यायिक जांच कैसी? न्यायिक जांच, न्यायिक जांच वो जिसमें मर्ग की न्यायिक जांच करेंगे, एफआईआर का अनुसंधान नहीं करेंगे। और अगर ये न्यायिक जो जांच की अगर असली बात करते तो पूरी एक कमेटी बनाई जाती, जिसमें हाई कोर्ट के करंट जज जो काम कर रहे हैं उनसे सरकार निवेदन करती, संपूर्ण प्रकरण की जांच आप स्वयं करिए, तब जाकर के ये न्याय की बात होती। आपके बहुत सारे नेताओं ने यह बात समझी नहीं, मैं वहां मौजूद था। सवाल ये नहीं है, आपने अगर राजगढ़ में मुझे देखा हो तो जब मैं पहुंचा तब तो मैं जरूर एमपी साहब से, वहां उपस्थित लोगों से मिला, लेकिन जैसे ही मीडिया की भीड़ बढ़ी ना तो मैं मेरे किनारे खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे ये नहीं आता, मुझे किसी को राजी भी नहीं करना, मुझे वोट भी नहीं चाहिए। मैं किनारे खड़ा हो गया, सब लोगों ने मुझे देखा, मैं किनारे खड़ा हो गया। पुलिस थाने में गया, एसपी आईजी से मिला और उनको कहा जनता को मूर्ख बनाना मुझे नहीं, मुझे सब बात पता है। अरे मन में झांको तो सही, कहा मैंने आईजी के सामने, एसपी को, मौजूद थे 2 और लोग भी, अरे झांको तो सही। एमएलए तय करेगा कि थाने में क्या होगा, एमएलए तय करेगा जिले में क्या होगा। बोले नहीं, कोई नहीं बोला उनमें से। पूछो क्या बोले? क्या नहीं हमारे भी परिवार सदस्य हैं। अरे तुम्हारे परिवार के सदस्य? चला गया ना। क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, और कुछ करोगे भी नहीं तुम लोग। हम जानते हैं कुछ नहीं करोगे। यह क्या है, आपको जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर है। नेता बोलते हैं कई बार कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है, और ये भूल जाएंगे थोड़े दिनों बाद में, और भूल जाएंगे, और बाद में जो है मामले में लंबा महीनों चलता चलता सालों तक पहुंच जाएगा, और सालों तक पहुंचने के बाद मामला बंद और कोर्ट में एफआईआर पेश, और फिर कोर्ट में तारीख पर तारीख का धंधा। परिवार वाले भी तब तक थक आ जाएंगे और कुछ सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। और सुनिए, कहा
अनुकंपा नियुक्ति देंगे। दो ही तो बातें कही, न्यायिक जांच और अनुकंपा नियुक्ति। अब बताओ, अनुकंपा नियुक्ति में भी सरकार का एहसान है क्या? आप हर एक मृतक कर्मचारी को देते हो, क्यों नहीं दोगे भाई? और तुम इसको भी एहसान जताते हो सकता है दे भी नहीं, बड़ी बात नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम झुनझुना लेकर नहीं आए वहां से? हमको सीधी एक मांग करनी चाहिए थी कि राजस्थान से बाहर कोई बड़ी संस्था जांच करे। सीबीआई भी कोई भली नहीं है, सवाल यह नहीं सीबीआई का, सवाल यह है कि यहां के मुख्यमंत्री से बाहर निकलना जांच का, बस इतना सा सवाल है। मुख्यमंत्री जी तो सीबीआई जांच के एक्सपर्ट है ना, किसी की भी सीबीआई जांच करा देते हैं, कराओ ना। तो इसमें क्यों नहीं करा रहे? पूरा राजस्थान चाहता है, पूरा राजस्थान। मेरे पास अभी अगर स्क्रीनशॉट होता तो मैं आपको वो भी दिखा देता, जिसमें लाखों लोगों ने वोट करके कहा है कि हां सीबीआई जांच चाहिए। एक पोल कराया हमने फेसबुक पर, जिसमें 99% यानी 1 लाख लगभग 8,000 लोग थे उसमें, जिन्होंने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। कुछ लोगों से या तो गलती से बटन दब गए और कुछ लोगों ने शायद यह कहा सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। अब मेरा सवाल जिन्होंने कहा सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए और उन नेताओं से है, उन लोगों से है कि वो बताएं कि सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या डर है उनको, ये बताइए। मेरी कराओ सीबीआई जांच, मेरे किसी भी मामले में आप सीबीआई जांच कराओ, मुझे डर लगेगा क्या? कराओ। मैं तो हमेशा कहता हूं सीबीआई से कराओ जांच। मैं तो मांग भी करी कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बोला हूं एक बार मैं कि साहब इन मामलों की जांच सीबीआई से कराओ। सीबीआई से जांच कराने में किसको क्या समस्या है, आप बताइए। राजस्थान में दबे स्वरों में सारे कांग्रेसी कहते हैं कि भाई बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया, कोहिनूर हीरा चला गया, सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन जैसे गुलामी के इंजेक्शन इन पुलिस वालों में लगे हुए ना, हमारे नेताओं में भी लगे हुए। वो नेता भी अपने मुख्यमंत्री को यह नहीं कह सकते कि साहब ये एक कोहिनूर हीरा चला गया, कम से कम हमें बताओ तो सही क्या क्या प्रॉब्लम थी इसको। कुछ भी गलत सही जो प्रॉब्लम थी हमको बताओ। 2 महीने से घुट रहा था, क्या क्या रोजनामचे में रपटें डाली उन्होंने, हमें बताओ तो सही। नेता नहीं पूछ पा रहे। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारी तो सरकार है, तुम्हारे मंत्री हैं, पूछ तो लो कम से मुख्यमंत्री से, और उनको यह कह दो कि साहब जनता वोट नहीं देगी अगली बार, सबकी जमानतें जब्त हो जाएगी, सबकी। यह कहकर के मुख्यमंत्री कह दो साहब सीबीआई जांच करा दो। आज होड़ मची हुई थी नेताओं में सीबीआई जांच की मांग करने के लिए। अनगिनत मेरे पास लेटर हेड पड़े हैं जिसमें एमएलए, एमपी, नेता, समाज के लोग, स्टूडेंट, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट वगैरह जो कह रहे सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। पता है कौन नहीं चाहते? केवल एक व्यक्ति है जो सीबीआई जांच की मांग नहीं चाहते। उनका नाम मैं बहुत सम्मान से बता देता हूं आपको, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, जो नहीं चाहते कि सीबीआई की जांच हो। क्या पेट में दर्द है उनके सीबीआई जांच होने में, बताइए। एक लेटर तो लिखना है कि साहब इस मामले में सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करते हैं। और आप लोग जो समझ रहे हो ना कहीं साहब सीबीआई जांच सेंटर से करा लेंगे, सीबीआई डायरेक्टर नहीं कर सकते। आदरणीय मोदी जी भी नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अगर व्यक्ति के रूप में बात करें तो राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री कर सकते हैं, इसके अलावा न्यायपालिका कर सकती है। बस 2 ही ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए नहीं करा सकते। और अगर मान लीजिए कुछ लोग मेरे से अगर मान किसी कारण से भी नाराज हो, मैं क्या मांग कर रहा हूं, यही तो कर रहा हूं, सीबीआई से करा दो। मैंने किसी को गाली नहीं निकाली ना। मेरे सामने जो फैक्ट आए, मैं राजगढ़ में लोगों से, अनगिनत लोगों से मिलकर आया, जो मेरे पास फैक्ट आए, एसएमएस आए, रिकॉर्डिंग आई, वीडियो आए और जो तथ्य आए, उनसे मुझे लगता है कि सच्चाई बिल्कुल सामने आनी चाहिए, पूरी तरह से जनता के सामने आनी चाहिए। मुझे लगता है कि राजस्थान में सच्चाई सामने नहीं आ सकती, इसलिए मैंने कहा सीबीआई से जांच करा दो। लोग उसमें भी मेरा हित ढूंढने लगे, पता नहीं मेरा क्या हित है। कुछ लोग, सर्वाधिक लोगों ने मुझे फोन करके यह कहा कि पहले आपकी सुरक्षा की चिंता करो। अरे कैसी सुरक्षा? विष्णुदत्त चला गया,
ऐसे कई विष्णुदत्त जाने वाले हैं। आज मैंने एक संवेदनशील आईपीएस अफसर को कहा कि बीकानेर रेंज में फला इंस्पेक्टर भी जाने वाला है, अवसाद में है, परेशान है, तुरंत संभालिए। क्या इसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं? कोई तो इनकी पद्धति जिम्मेदार होगी ना इस काम के लिए। वो जो फटी हुई चद्दर है ना, जिसको ये बार बार जो है चिपका चिपका कर काम चला रहे थे, थूक लगा लगा कर काम चला रहे थे, वो चद्दर पूरी तरह फट चुकी है। जनता को दिखाने के लिए वो चद्दर जो है ढक ढक कर चला रहे हैं, कालीन बिछा देते हैं उसके ऊपर और ऐसा हमारा सब ठीक है। ठीक कुछ भी नहीं है, पुलिस में कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। आप जयपुर शहर के हालात पूछ लो, किसी से भी पूछो। कितने बुरे दौर से गुजर रहा है जयपुर शहर। हमारे राजस्थान के गृह मंत्री को चिंता है क्या? नहीं है ना। उनके पास चाहे टाइम नहीं हो, मुख्यमंत्री के पास इतने सारे विभाग टाइम नहीं हो, गृह मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे। क्या है इस गृह मंत्रालय में? कुछ तो खास बात है इस गृह मंत्रालय में जो नहीं छोड़ रहे हैं। और अगर गृह मंत्रालय आपने रखा है तो विष्णुदत्त क्यों गया, यह सवाल है मेरा आपसे। और आप भी पूछिएगा कि अगर आपको इतना ही शौक है गृह मंत्रालय रखने का तो विष्णुदत्त क्यों गया? और मुख्यमंत्री सामान्य व्यक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री को जानने वाले सबको पता है कि इससे खतरनाक कोई नेता माना नहीं जाता राजस्थान में। मुझे एक पुरानी बात याद आती है, मैं शेयर कर लेता हूं आपसे। एक राजस्थान में आईएएस अफसर थे पीके देव, जो एसीएस होम थे। हबीब खान गौरान एसपी बीकानेर था। पीके देव ने पूरी कहानी सुनकर हाईकोर्ट के ऑर्डर देख करके एक गनमैन सुरक्षा कर्मी जो है मुझे उपलब्ध कराने के आदेश कर दिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हर बात जिम्मेदारी से कहता हूं मैं, और यह भी जिम्मेदारी से कहता हूं। पीके देव साहब ने एक दिन मुझे घर बुलाकर यह कहा, सुन रहे होंगे वो बहुत सारे लोग अभी सुन रहे होंगे, कि गोवर्धन सिंह जी, मेरे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूछा कि आपने गोवर्धन सिंह को गनमैन दे दिया, मुझे किसी ने कहा वो तो बदमाश है। पीके देव साहब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने जो बताया बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि अगर वो बदमाश है तो जब तक मेरा सिपाही साथ रहेगा कम से कम तब तक तो बदमाशी नहीं करेगा। स्तर पर भी मुख्यमंत्री ध्यान रखते हैं कि किस व्यक्ति को सुरक्षा दे दी गई है। समझ गए बात को? तो ऐसा ध्यान रखने वाला आदमी गृह मंत्रालय छोड़ देगा? आपको लगता है? नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री के पास 1000 1,00,000 काम हो तो भी गृह मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय यानी पुलिस यानी एसीबी और ऐसी कई संस्थाएं दुश्मनी निकालने में सर्वाधिक उपयोगी होती है। ये लोग बने ही इस काम के लिए होते हैं कि किसी की भी दुश्मनी निकालनी है तो इनसे निकलवा लो भाई, ये झूठा मुकदमा करेंगे, फंसा देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, कूट लेंगे, पीट लेंगे, ये इस काम में लगा रखते हैं। वो चद्दर जो फटती जा रही है ना पुलिस की, उसको नई चद्दर नहीं ला रहे हैं, कालीन बिछा देते हैं। छप जैसे कुछ फटा, कालीन बिछा दी ऊपर और बड़ी चमचमाती कालीन दिखा रहे हैं साहब पुलिस। ये हालात हैं, ये बीकानेर रेंज के हालात नहीं है, पूरे राजस्थान के हालात हैं। यहां मेरे लिए एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति डीजीपी से भी एक सवाल कर देता हूं कि आपने एक इतिहास रचा कि आपने कई पुलिस वालों को बर्खास्त करके घर भेजा, कई। इनका रिकॉर्ड बना है कि इन्होंने जितने लोगों को बर्खास्त किया है ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया है। लेकिन इनसे आप सवाल करिए, मैं भी करता हूं सवाल, आपने कितने आईपीएस और कितने आरपीएस अफसरों को घर भेजने में भूमिका निभाई? भेजा नहीं, भूमिका निभाई, ये बताइए। दर्द है। मुझे लगा कि भूपेंद्र जी आने से, मैंने लिखा है कई बार, लॉटरी लग गई जनता की। बात सत्य है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सज्जन है, बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन व्यवस्था क्या दी? नेता हावी हैं। पूछो उनसे कि जयपुर शहर में क्या कर सकते हैं, वो कितनी चलती है उनकी, पूछिए उनसे जयपुर शहर में चलती है क्या? क्यों बैठे हैं चिपके हुए कुर्सी के? अगर उनकी एक डीजीपी के पास कोई गरीब व्यक्ति आता है और वो ये कहता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से बार बार फोन आकर धमका रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पाए, एसओजी में चलने वाली तफ्तीशों में मुख्यमंत्री के यहां से निर्देश जाने लग जाए डीजीपी के बिना,
मुख्यमंत्री के यहां से फाइल ट्रांसफर और डीजीपी को पता ही नहीं चले कौन सी फाइलें चली गई एसओजी में। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? देखो आज मैं राज खोल ही देता हूं सारे। जरूरी है ये आंखें खुलनी जरूरी है, पुलिस की भी और जनता की भी और नेताओं की भी जरूरी है। ये चिपके बैठे हैं, फेविकोल के जोड़ के साथ चिपके बैठे हैं। मैंने दो बातें पूछी ना, डीजीपी साहब आप बताइए जयपुर शहर में आपकी कितनी चलती है? दूसरा सवाल मेरा आपसे, क्या आपकी जानकारी के बिना मुख्यमंत्री का कार्यालय सीधी फाइलें ट्रांसफर कर देता है क्या, या आपके थ्रू जानी चाहिए? क्या ऐसी फाइलें गई क्या? और अगर गई हो तो किसने भेजी? ऐसे आईपीएस ऐसे आरपीएस को आपने घर भेजा क्या? बर्खास्त करने को बहुत सुपर हीरो माने जाते हैं ना, भेजा आपने क्या? कितने आईपीएस को भेजा? आज जनता को बताइए कितने आरपीएस को भेजा? आपने भेजा इंस्पेक्टर को, कांस्टेबलों को, एएसआई को। फिर आप कहेंगे कि साहब मेरी डीजीपी की तो इंस्पेक्टर तक की हैसियत होती है। लेकिन मेरे फिर भी भूमिका पूछता हूं आपसे कि मान लीजिए आपने घर नहीं भेजा हो, लेकिन आपने घर भेजने की भूमिका तैयार तो आपको करनी थी ना। क्या आपके विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किसी आईपीएस क्या सारे आईपीएस ईमानदार हैं? सारे आईपीएस ईमानदार हैं? सारे लोग एकदम बिल्कुल दूध के धुले हैं क्या? आपने कितने आईपीएस और आरपीएस अफसरों को घर भेजने के लिए फाइलें तैयार की? नहीं है जवाब उनके पास। मैं मिलने गया अभी 4-5 दिन पहले, खुद बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, ईमानदार है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा दृश्य अगर राजस्थान में रहा है कि जनता की सुनवाई नहीं हो पा रही है। डीजीपी साहब से मिलने जाते हैं, बोले साहब डीजी साहब से मिल लो, और वो डीजी तय कर देते हैं क्या करना है। क्यों? ऐसा होना चाहिए क्या? और आप में से आप ये बता दीजिए, मुख्यमंत्री के निवास पर जन सुनवाई में जितने लोग गए हों, ईमानदारी से फेसबुक पर लिखो कि मुख्यमंत्री के यहां निवास पर जन सुनवाई में गए और वहां यह काम हो गया। जनता, नेता नहीं। नेताओं को तो चूड़ी मरोड़ के जो जिनसे काम करना था वो करा लेते हैं। जनता का कितना काम हुआ? क्यों खर्चा लगा रहे हो वहां पर इतने लोगों का? जनता के टैक्स का पैसा खर्च कर रहे हो ना। जब आप हजारों जन सुनवाई में आने वालों को एक को भी न्याय नहीं दे पा रहे हो, क्यों टाइम कर रहे हो भाई आपका? कुल मिलाकर के इन सारी व्यवस्थाओं का, अव्यवस्थाओं का शिकार किसका किया? शिकार किया शेर का, विषत्त का, अनुशन के बीच में किया। तो मैं आपसे मांग रहा हूं कि इसका तरीका क्या है। देखिए, लटछाप लोगों को कुछ न्याय नहीं मिलता है, न्याय लेने का भी तरीका है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको ये जानना है, आपको, मुझको, सबको, कि विष्णु जी के साथ क्या हुआ था, क्या क्यों थे, ये हम आपका परिवार, मित्र, पुलिस सब जानना चाहते हैं। क्या आप मेरे से सहमत हैं कि सीधे ये संभव है? क्या आप मेरे से सहमत हैं कि अदालत मुख्यमंत्री जो है हमारे, उनके अधीन चलने वाली जांच में आएगा? और अगर सहमत नहीं है तो आपको एक काम कल का कल करना पड़ेगा कि राजस्थान के जितने भी एमएलए एमपी हैं, एमएलए लिखा, ये सीबीआई को चली जाएगी। तो इतना छोटा सा काम है, आप और हम भी मिलकर कर सकते हैं कि सीबीआई को जांचने के लिए 200 एमएलए और 25 एमपी से पत्र लिखाकर मुख्यमंत्री को देना है, जिसमें एक मुख्यमंत्री स्वयं है। मैं दावे से कहता हूं, एक बार करके देखो, और अगर नहीं करें आपके सिग्नेचर इस काम के लिए, वो लेटर नहीं लिखे मुख्यमंत्री को, तो उनका चेहरा फोटो के साथ सोशल मीडिया पर जनता को दिखाइए कि यह वो नेता है, यह वो एमएलए है, एमपी है जो नहीं चाहता सीबीआई जांच हो। और अगली बार वोट मांगने आए ना, तो जमानत उसकी रद्द होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी
का कांग्रेस का है, चाहे कोई किसी भी पार्टी का है, जमानत बचा नहीं वो व्यक्ति। यह चिंता अगर आपने कर दी तो में कल का कल ये जांच सीबीआई को जाएगी, एक दिन में सीबीआई को जाएगी ये जांच। हमारी कितनी सी मांग है सीबीआई से करा दी, इतनी सी बात है। और अगर हमारी मांग नाजायज है तो आप बता दीजिए, हमारी मांग नाजायज है, हम मांग करना देते हैं। और फिर भी मुख्यमंत्री अगर बच जाए कि मैं सीबीआई को नहीं भेजने दूंगा, तो हमारे पास उच्च न्यायालय बचा हुआ है, उच्च न्यायालय बचा हुआ है। यह लड़ाई लंबी है, हम आप मिलकर लड़ेंगे, लेकिन किसी और विष्णु दत्त के साथ नहीं होने देंगे। यह हम तय करना है, किसी भी विषय ऐसा नहीं होने देंगे कि वो टूट बता नहीं सके अपने को, यह नहीं होने देंगे। बस इतनी सी आप सब लोग आपके सवाल ले लेता हूं एक बार। नहीं